समझनी है जिंदगी, समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, और जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। समझना है फिजिक्स तो करो ना फिजिक्स देखो। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं हूं भानु भदौरिया और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल करो ना फिजिक्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पढ़ लिया था। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होते हैं इसके बारे में डिस्कशन हुआ था। टाइप्स ऑफ फोर्स ये बताए गए थे। जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो पहले लॉज ऑफ मोशन की जो फर्स्ट वीडियो है वो देखें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो हेडिंग लगाइए न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का क्या है आपका, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंट में यानी मोमेंटम में, किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में चेंज हो रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट पर अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा। इसी को हम बोलते हैं न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन या लॉ ऑफ फोर्स। यानी हम कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब मोमेंटम में चेंज अपॉन टाइम इंटरवल इज इक्वल टू क्या, अप्लाइड फोर्स। अगर मोमेंटम इनिशियल मान लीजिए हमने कहा पीआई मोमेंटम है, फाइनल कितना है पीएफ मोमेंटम है, और ये टाइम इंटरवल कितना है टी है, तो हम इसी को लिख सकते हैं पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन टाइम इंटरवल टी इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। या हम इसको कह सकते हैं टी माइनस जीरो, यानी जब मोमेंटम पी आई था टाइम जीरो था, जब मोमेंटम पी एफ हुआ टाइम काउंट टी हुआ, तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। मोमेंटम को हम लिखते हैं, लीनियर मोमेंटम डिफाइन होता है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड लीनियर वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसको हम पीएफ को कह सकते हैं मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। अगर मास कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है तो मास को हम क्या करें, बाहर लेंगे, तो यानी ये मास हो गया, क्या यहाँ पर ये चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा अपॉन ये क्या है टाइम इंटरवल इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। तो क्या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल है, क्या हो जाएगा, ये एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है, तो ये हम कह देंगे एम ए, ये एक्सेलरेशन हो गया, ये क्या है मास, तो फोर्स F इज इक्वल टू क्या आ गया एम ए। ये हम तब अप्लाई करेंगे जब मास ऑब्जेक्ट का क्या हो, ड्यूरिंग मोशन मास क्या हो, सेम रहे या चेंज ना हो रहा हो। अगर मान लीजिए हमने कहा कि मास चेंज हो रहा है, तो मास चेंज हो रहा है तो ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। ये फार्मूला तभी एप्लीकेबल है जब मास क्या रहे, ड्यूरिंग मोशन मास क्या रहे, सेम रहे, तभी ये फार्मूला F इज इक्वल टू एम ए एप्लीकेबल होगा। अगर मान लीजिए मास वेरिएबल है, मास वेरिएबल है, तो हम लिख सकते हैं जो ये डेल्टा P अपॉन डेल्टा T है इक्वल टू F रिगार्डिंग न्यूटन सेकंड लॉ। ये फंडामेंटल है, एग्जैक्ट लॉ यही है। जब भी हम बोलेंगे न्यूटन सेकंड लॉ तो हमें यही बताना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। F इज इक्वल टू एम ए सेकंड लॉ है, ये नहीं बताना है क्योंकि F इज इक्वल टू एम ए ऑलवेज एप्लीकेबल नहीं है। ये तभी एप्लीकेबल है जब मास सेम रहे ड्यूरिंग मोशन। इसका मास ऑब्जेक्ट का जो मोशन में है। अगर टाइम इंटरवल स्मॉल हो तो इस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी को हम लिख सकते हैं डीपी अपॉन डी टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू एफ। पी क्या होता है आपका, मोमेंटम है लीनियर, तो इसको हम एमवी लिख दें, डी टी इज इक्वल टू एफ डी एमवी अपॉन डी टी इज इक्वल टू एफ। अब अगर मास वेरिएबल है, मास वेरिएबल कब होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास वेरी करेगा अगर उसकी वेलोसिटी कंपैरेबल टू लाइट वेलोसिटी है। यानी लाइट वेलोसिटी c के जगह हम कहें कि v अप्रोचेस टुवर्ड c, तो उस समय मास क्या होगा, अब ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, मास जो है वो सेम नहीं रहेगा, मास क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। मास क्या करेगा, वेरी होगा यानी वेरिएबल होगा।
और ये मूविंग मास जो होगा आपका वो होगा रेस्ट मास अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये मूविंग मास का फार्मूला है और ये तभी एप्लीकेबल है जब वेलोसिटी v कंपेरेबल टू लाइट। जनरल लाइफ में हम यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं वो देखिए। जनरल लाइफ में हम कितना चलते हैं 100 मीटर 200 मीटर पर सेकेंड या पर मिनट जो भी है। तो और लाइट वेलोसिटी कितनी है 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो 200 300 500 मीटर पर सेकेंड ये क्या है 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड के कंपेरेबली क्या है नेग्लिजिबल है। तो ये टर्म क्या हो जाएगा नेग्लिजिबल। तो हमें m इज इक्वल टू क्या मिल जाता है m नॉट। इसीलिए जनरल लाइफ में हम जो मास रखते हैं वो रेस्ट मास ही यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर ये vc के कंपेरेबल हुआ तो ये 1 नहीं रहेगा डिनोमिनेटर में। तो ये रूट में डिनोमिनेटर में 1 से कुछ कम वैल्यू होगी तो ओवरऑल वैल्यू क्या है बढ़ जाएगी। यानी मूविंग मास क्या होता है रेस्ट मास से ज्यादा होता है। ठीक है। तो अगर मास वेरिएबल है तो ये फार्मूला आपका क्या बन जाएगा। इसमें हम बाई पार्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो m को कांस्टेंट रखेंगे तो ये होगा dv अपॉन dt प्लस v को कांस्टेंट रखेंगे तो ये मिलेगा dm अपॉन dt इज इक्वल टू f। ये फार्मूला क्या है ये ऑलवेज एप्लीकेबल है। न्यूटन सेकंड लॉ जो ये है ये ऑलवेज एप्लीकेबल है। अगर मास कांस्टेंट है तो ये टर्म 0 हो जाएगा। तो वही मिल गया f इक्वल टू m dv अपॉन dt यानी ma। तो ये फार्मूला हमेशा एप्लीकेबल है। लेकिन f इज इक्वल टू ma तभी एप्लीकेबल है जब मास क्या हो सेम हो। ठीक है। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लिखिएगा। पहला क्वेश्चन आपका डायग्राम बना है। डायग्राम से क्वेश्चन देखिएगा। एक हमारे पास ब्लॉक है और वो किसी सरफेस पे रखा हुआ है। ब्लॉक है सरफेस पे रखा हुआ है। फ्रिक्शन हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं सरफेस और ब्लॉक के बीच में। ये हमारे पास क्या है कोई सरफेस है। इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है। मास कैपिटल M है। एक फोर्स इस पर F1 इधर से लगा है। एक फोर्स इस पर F2 इधर लगा है और मोशन इस डायरेक्शन में हो रही है। इसका मतलब है कि F1 इज ग्रेटर देन F2 होगा तभी ये पॉसिबल होगा। आपसे पूछा जा रहा है कि जो मोशन हो रही है उसका एक्सेलरेशन बताइए। उसका एक्सेलरेशन बताइए। तो हमने मान लिया एक्सेलरेशन a। मास जो है वो चेंज नहीं हो रहा है ड्यूरिंग मोशन। तो अब क्या करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ लगाएं। न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है F इज इक्वल टू ma लगाएंगे जब मास चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे कहा गया है कि मास चेंज नहीं हो रहा है यानी मोशन क्या है लाइट वेलोसिटी के कंपेरेबल नहीं है। यानी मोशन क्या है आपका स्मॉल है यानी वेलोसिटी इसकी क्या है स्मॉल है। ठीक। अब देखिएगा जब कई फोर्स लग रहे हो यानी मोर देन वन फोर्सेज एक्शन में हो तो हम न्यूटन सेकंड लॉ को लिखते हैं F नेट इज इक्वल टू ma। न्यूटन सेकंड लॉ लिखेंगे F इज इक्वल टू ma के बजाय क्या कर देंगे F नेट इज इक्वल टू ma। और F नेट इज इक्वल टू ma में वो m आएगा जो मोशन में होगा। वो मास आएगा जो मोशन में होगा। तो इसमें देखो F नेट रखेंगे तो F नेट का मतलब F1 माइनस F2। F नेट हो गया इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। तो क्या यहां से एक्सेलरेशन मिल गया m अपॉन F1 माइनस F2। उल्टा हो गया F1 माइनस F2 अपॉन m। ये आपको एक्सेलरेशन का वैल्यू मिल गया। F1 F2 और m पता होंगे तो हम क्या करेंगे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं इसी तरीके से आपका थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हुए धीरे धीरे। अब हमारे पास क्या है कि एक ब्लॉक है और वो किसी सरफेस पे रखा हुआ है। ब्लॉक हमने कहा ये m मास का ही है। अब हमने हॉरिजॉन्टल से हमने क्या किया किसी एंगल पे मान लिया थीटा एंगल पे ये फोर्स अप्लाई कर दिया और ये ब्लॉक क्या है इस डायरेक्शन में मोशन में आ गया विद एक्सेलरेशन a। क्या है मोशन में आया। तो हमें फाइंड करना है
फाइंड करना है एक्सेलरेशन ए की वैल्यू और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना होगा वो फाइंड करना है। ब्लॉक पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना होगा वो फाइंड करना। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कब एक्शन में आता है? जब कांटेक्ट में होता है ऑब्जेक्ट। और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? कांटेक्ट सरफेस के नॉर्मली, ठीक है, लोअर सरफेस अपवर्ड लगाएगी और अपर ब्लॉक डाउनवर्ड लगाएगा आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कॉमन कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि ये हमारे पास क्या है, ये दो हथेलियां इस तरीके से बंद है, तो ये हथेली क्या कर रही है? ये हथेली इस पर लगा रही है डाउनवर्ड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और नीचे वाली हथेली क्या है? ऊपर वाली हथेली पर अपवर्ड लगा रही है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और दोनों ही डायरेक्शन क्या जो कांटेक्ट सरफेस है उसके परपेंडिकुलर है। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमेशा क्या होता है? कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर एक्शन में होता है। तो इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बना देंगे तो आसानी से ये दोनों वैल्यूज मिल जाएगी हमें, एक्सेलरेशन और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो उससे पहले देखो इस फोर्स को हम क्या करें, ये हमने मास m बना लिया और ये जो फोर्स लग रहा था इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया F cos थीटा, जिस डायरेक्शन से एंगल होता है उस डायरेक्शन का कंपोनेंट cos में जाता है, ये हमने बता रखा है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा? F sin थीटा। और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये क्या लग रहा है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। डाउनवर्ड क्या लगेगा इसमें? mg। और मोशन कहां हो रही है? इस डायरेक्शन में। तो क्या अब हम F net इज इक्वल टू ma लगाएं जिस डायरेक्शन में मोशन हो रही है? वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन नहीं है, इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 0। तो वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होना चाहिए, यानी अपवर्ड फोर्सेस का सम इक्वल टू होना चाहिए डाउनवर्ड फोर्सेस से। तो F sin थीटा प्लस n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? mg। और F net इज इक्वल टू ma, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन हो रही है, तो F net कितना इस समय है? F cos थीटा ही है। F cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया आपका? ma। ये दो इक्वेशन मिली, दो वेरिएबल है, a और n वेरिएबल है, दो इक्वेशन है। मैथ कहती है कि दोनों की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये आप कैलकुलेट करिएगा, कमेंट में इनके आंसर आपको बताने हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम वैल्यू दे रहे हैं मास और थीटा की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बना रहे हैं, आप देखिएगा यहीं से समझिएगा और सॉल्व करना है नेक्स्ट क्वेश्चन को भी। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। एनी क्वेरी के लिए व्हाट्सएप नंबर ये है, आप क्वेरी कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि एक ब्लॉक है आपका, उसका मास हमने 10 kg दे दिया। इस ब्लॉक पर हॉरिजॉन्टल से एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है 20 न्यूटन, 30 न्यूटन कर दें, और इस डायरेक्शन से एक फोर्स लग रहा है आपका 10 न्यूटन का, और ये हॉरिजॉन्टल से फॉर्म कर रहा है एंगल 53 और ये फोर्स जो है हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पर एक्शन है। ब्लॉक जो है वो इस डायरेक्शन में मोशन में है, क्वेश्चन में कहा गया है और पूछा गया है फाइंड एक्सेलरेशन ए, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n। दो चीजें ये पूछी गई आपसे। तो कैसे निकालना है, हम क्या करेंगे, अब ये फोर्स जो है इसको रिजॉल्व करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में। फिर हम क्या करेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रही है, इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस कैसे हैं? बैलेंस्ड फोर्सेस हैं, और बैलेंस्ड फोर्सेस हैं इसका मतलब नेट फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 का मतलब अपवर्ड फोर्सेस का सम इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस का सम। मोशन हॉरिजॉन्टली हो रही है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम क्या लगाएंगे? न्यूटन। सेकंड ना लगाएंगे, F net इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन, और मास टाइम एक्सेलरेशन में वो मास रखते हैं जो मोशन में होता है। तो हम सबसे पहले इसको रिजॉल्व कर ले कंपोनेंट में। ये देखो क्या लगेगा, ये होगा आपका 30 cos 37 और इधर क्या लगेगा आपका 30 sin 37।
इसको रिजॉल्व करें तो ये लगेगा आपका इस डायरेक्शन में, ये हो जाएगा 10, क्या जाएगा आपका, ये 10 हो जाएगा और लगेगा आपका ऐसे जाएगा आपका वर्टिकली डाउनवर्ड 10 और ये साइन में आएगा साइन 53 और हॉरिजॉन्टल में क्या लगेगा, ऐसे लगेगा जाकर के ये हॉरिजॉन्टल में जाएगा, जहां पे जाएगा ना हम यहाँ लगा के दिखा रहे हैं, ये हो जाएगा आपका 10 cos 53। इसका वेट mg नीचे की तरफ लग रहा होगा यानी 10g और इस पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा यानी m। आप पॉज करके और जूम करके देख सकते हैं। तो यानी हमारे पास कुल मिला के इस तरीके से हम कहें कि कितने फोर्स लग रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स ये आपको मिला, एक फोर्स ये मिला, ठीक है। वर्टिकल डायरेक्शन में क्या आपका है, एक फोर्स आपका mg मिला, एक फोर्स आपका ये मिला और एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और वर्टिकल डायरेक्शन में एक ये 10 sin 50। तो मोशन वर्टिकल में हो नहीं रही है, इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्सेस है बैलेंस्ड होने चाहिए, यानी अपवर्ड जो फोर्स है दो दिख रहे हैं, ये और ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपवर्ड है, इनका सम डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखो mg यानी 10g और ये 10 sin 53 इनके इक्वल होना चाहिए, यानी n प्लस 30 sin 37 इज इक्वल टू होना चाहिए 10g प्लस 10 sin 53। क्वेश्चन नंबर 1। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखो दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो ये 10 sin 37 है और एक ये 30 sin 37 है और एक ये 10 cos 53 है, ये दो हॉरिजॉन्टल में लग रहे हैं और इनके कारण मान लिया कि मोशन जो हो रही है वो विद एक्सीलरेशन a हो रही है, तो क्या F net इज इक्वल टू ma लगा देंगे यहाँ पर। F net का मतलब हो गया 30 cos 37 प्लस 10 cos 53 इज इक्वल टू ma यानी 10 इंटू a। क्वेश्चन नंबर 2। अब हम वैल्यूज रख देंगे, दो वेरिएबल है a और m, दो इक्वेशन है, दोनों की वैल्यू मिल जाएगी। आप कुछ लोगों को हो सकता है sin 37 और cos 37 या sin 53 cos 53 निकालना ना सीखा हो, यहां देख लीजिएगा। ये अगर एक ट्रायंगल बना लें और इस ट्रायंगल में ये 37 अगर है तो ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है, और अगर यही ट्रायंगल में ये एंगल 53 हो जाए 53 तो ये 4 हो गया, ये 3 हो गया और ये 5 हो गया। तो यहां से आप साइन cos और 37 sin 37 cos 37 या sin 53 cos 53 की वैल्यू फाइंड करके इक्वेशन में फिट करिएगा और रिजल्ट आपको मिल जाएगा, यानी एक्सीलरेशन और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यूज फाइंड आउट होगा। ठीक है, कैलकुलेट करके कमेंट जरूर करिएगा।